बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे, आमीन। इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड क्वालिटी कंट्रोल, जो इसमें हमारा बच्चे आज लेक्चर है, दैट इज लेक्चर नंबर 20th। लेक्चर हमारा मिसिंग है कल का, तो ये मैं अपलोड कर दूंगी। अटेंडेंस जो है आपकी मींस जो 18 अगस्त की अटेंडेंस है वो मैं उसी दिन जब मैं लेक्चर नंबर 21 अपलोड करूंगी तो आपको बता दूंगी डेट के साथ। बल्कि आई थिंक इट वुड बी बेटर अगर इसको हम 21 कर लें, ताकि जब मैं 20th लेक्चर की अटेंडेंस मार्क करूं तो मुश्किल ना हो। तो लेक्चर 21 चैप्टर हमने नया स्टार्ट करना था अपना एवेपोरेशन का। इससे पहले हमने जो फिल्ट्रेशन पढ़ा है, उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आ गया होगा। कोई उसमें आपको मसला हो, कोई पॉइंट समझ ना आए तो आप लोग वो लेक्चर मुझसे दोबारा पूछ सकते हो। जो पॉइंट समझ ना आए मुझसे आप लोग पूछ सकते हो। इस लेक्चर में जो हमने एवेपोरेशन का चैप्टर है इसको स्टडी करना है, और इस चैप्टर में हम कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा इजी वे में करें। अपना लेक्चर जो आपने नोट डाउन किया है उसको अपने पास रखेंगे। कुछ चीज़ें, अगर कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ ऐड करूँगी तो आप लोग उसको अपने पुराने लेक्चर में नोट डाउन करते जाएंगे, या सेपरेट नोट डाउन कर लें। अगर आप सेपरेट लिख रहे हैं डेली बेसिस पर लेक्चर, दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आप पिछले लेक्चर से टैली कर रहे हैं तो आप लोग इन पॉइंट्स को जो एक्स्ट्रा होंगे वो आप नोट डाउन कर लोगे। लेक्चर अपना अपने सामने रखोगे, मैं वो रीड करूंगी, और जो एक्स्ट्रा चीजें होंगी वो मैं यहां पर सेपरेटली मेंशन कर रही हूं। सबसे पहले तो इवेपोरेशन होता क्या है। इवेपोरेशन का मतलब अगर हम लफ्जी मायने देखें तो इट मीन्स चीजों का बुखारात बनके उड़ जाना, यानी किसी लिक्विड का बुखारात बनके उड़ जाना, वेपर्स बनके हवा में डिस्पर्स हो जाना, और जो पीछे बच जाए वो एक सॉलिड रह जाए या फिर कोई थिक लिक्विड, विस्कस लिक्विड रह जाए हमारे पास। क्लियर हो गया? देन इसके बाद अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इट इज द रिमूवल ऑफ लिक्विड फ्रॉम अ सोल्यूशन, द रिमूवल ऑफ लिक्विड फ्रॉम ए सोल्यूशन by boiling the solution in a suitable vessel। एक खास वेसल में उसको बॉइल करेंगे and withdrawing vapors, वेपर्स को अलहदा कर देंगे, रिमूव कर देंगे, leaving a concentrated liquid residue। जो लिक्विड रेजिड्यू होगा वो हमारे पास कंसंट्रेटेड फॉर्म में, जिसमें सल्यूट ज्यादा होगा और सॉल्वेंट को हमने एवेपोरेट करवा दिया, वो लेफ्ट बिहाइंड यानी पीछे बच जाएगा। अपनी रूटीन लाइफ में आप देखते हो पानी किस तरह से बुखारात बन के उड़ता है। कपड़े हैं गीले होते हैं, अगर बाहर उनको डाल दें हम हाई टेम्परेचर पे तो उनका मॉइस्चर वेपर्स बन के उड़ना शुरू हो जाता है। पानी को बॉईल करें तो अगर आप देखें कोई ढक्कन उसके ऊपर ढका हो तो उस ढक्कन के अंदर से आप देखते हो स्टीम जो है, भाप जो है वो निकल रही होती है। जो भाप है वो आप वहां क्लियरली देख सकते हो कि किस तरह वो निकल रही है। दैट इज एवेपोरेशन बेसिकली, बट बाय एक्सटर्नल एड, बाय हीटिंग। विदाउट हीटिंग हो रही है तो सिंपली हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कम ज्यादा हो रहा है तो इवेपोरेशन हो सकती है। अब अगर हम खुद से इवेपोरेट करवा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लेबोरेटरी के अंदर हमने किसी केमिकल को खुद से इवेपोरेट करवाना है, किसी लिक्विड को खुद से इवेपोरेट करवाना है, तो हम किस तरह का ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं, उसको किस तरह हम यूज करते हैं, कौन सी चीजों के लिए कौन सा ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं, ये बेसिकली आज हमारी डिस्कशन है।
कुछ चीजें होंगी जो हीट से डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, उनको हम हीट नहीं करेंगे, हम कोई और अपरेटस यूज करेंगे, कोई और मेथड यूज करेंगे। कोई विस्कस है तो एक अलग मेथड होगा, कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो एक सेपरेट मेथड और उसका अपरेटस होगा। तो ये हमारी आज डिस्कशन है बेसिकली। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस देखें, कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने यहाँ पर जस्ट। वाटर को रिमूव करने के लिए फूड में से, केमिकल्स में से, सी वाटर को डीसैलाइन बनाने के लिए, यानी उसमें से साल्ट्स को अलहदा करने के लिए, पीने के काबिल बनाने के लिए, इम्प्रूव स्टेबिलिटी। ऑब्वियसली जिस चीज में से मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, उसकी स्टेबिलिटी, उसकी लाइफ इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि वाटर जो है इम्प्योरिटी करता है, माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रमोट करता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। क्लियर हो गया? डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स में, बिवरेजेस में, इन सब में वाटर को रिमूव कर दिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन। तो हम अब मेन टॉपिक की तरफ अगर चलें, तो इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर एवेपोरेशन। एवेपोरेशन के लिए हम कौन कौन से अपरेटस का, कौन कौन से इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, वो हम स्टडी करेंगे आज। डायग्राम मस्ट है इस चैप्टर के लिए, लाजमी आप लोग ड्रॉ करेंगे। जरूरी नहीं कि आपको जस्ट टू द पॉइंट चीज पूछी जाए। बाज औकात वो डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं और आपसे पूछ लेते हैं कि इसका जो ए पॉइंट है इसका नाम क्या है। ऑप्शंस होती हैं 4। ये इसका बी पॉइंट है, इसका नाम क्या है, या ये जो डायग्राम बनी है इस डायग्राम का नाम क्या है। अगर आपको याद हो, आपका टेस्ट जो लिया था मैंने, एक फर्स्ट ग्रैंड टेस्ट था आई थिंक, तो उसमें मैंने ये डायग्राम्स ऐड की थी। तो ये आप लोगों ने अब चीज ध्यान में रखनी है कि अब आगे जब भी टेस्ट लूंगी, अब मैं टेस्ट इंशाल्लाह तभी लूंगी जब आप फिजिकली अपेयर होंगे। क्योंकि जब आप लोग यहां पर रिस्पॉन्स नहीं करते तो फिर मुझे टेस्ट लेने का जो हकीकत है वो यही है कि जब स्टूडेंट रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो टीचर अपने तरीके से पढ़ाएगा। फिर अगर स्टूडेंट इंटरेस्ट लेता है तो टीचर भी इंटरेस्ट लेता है कि वो स्टूडेंट अगर इंटरेस्ट ले रहा है तो हम भी उसी तरह से पढ़ें, उस बच्चे को चीज समझाएं। लेकिन जब आप चीजों को जस्ट गो थ्रू कर रहे हो तो आई थिंक आपको आपके तरीके से ही लेकर चलते हैं। वैसे ही अब बहुत कम दिन रह गए हैं, तो आप लोग जस्ट लेक्चर ही नोट करें। फिर जैसे ही आप आ जाएंगे तो विदाउट एनी गैप, ये चीज मैं आपको बार बार क्लियर कर रही हूँ लेक्चर बीच में रोक कर, कि विदाउट एनी गैप मैं आपके चैप्टर वाइज टेस्ट लूंगी। क्लासेस स्टार्ट होने से 1 वीक पहले मैं आपको आपके टेस्ट का स्केड्यूल दे दूंगी। ये आपका 3rd वीक चल रहा है और टेस्ट इस वीक में नहीं होगा। लास्ट वीक भी नहीं हुआ था, उससे लास्ट वीक भी नहीं हुआ था। तो 2 हफ्ते आपके पीछे गुजर चुके हैं जिसमें टेस्ट नहीं लिया, और ये वीक भी आपका ऐसे ही जाएगा। फिर इंशाल्लाह जो लास्ट वीक हमारा बचेगा ऑनलाइन क्लासेस का, उसमें मैं आपको एक स्केड्यूल दे दूंगी जिसमें आपका विदाउट एनी ब्रेक, कोई छुट्टी नहीं होगी बीच में मेरे टेस्ट के लिए। तो चैप्टर वाइज जो मैं टेस्ट यहाँ बना रही हूँ आपका, जैसे चैप्टर खत्म हो रहा है तो मैं आपका टेस्ट बना रही हूँ, तो आप लोगों का वो टेस्ट जो है वो मैं बगैर छुट्टी बीच में रखे हुए वो लूंगी। इस चीज के लिए आप लोग खुद को तैयार रखेंगे। अगर यहाँ रेडी नहीं थे तो अब क्लास में आप लोग टेस्ट के लिए अपने आप को बराए मेहरबानी प्रिपेयर करके आएंगे। समझ आ गई है बात की? ये आप लोग प्लीज अपने माइंड में रखिएगा चीज को। और अटेंडेंस तो खास तौर पर अब मेरे सब्जेक्ट की भी और बाकी सब्जेक्ट्स की भी अपनी आप कोशिश करें अटेंडेंस जरूर लगवाएं। फ्रॉम 16 टू ऑनवर्ड आपके जितने भी दिन जाएंगे उसमें आपकी अटेंडेंस मार्क होगी। अटेंडेंस मार्क नहीं होगी तो क्या होता है वो आप बेहतर जानते हो, वो आपको रिमाइंड करवाने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। इसलिए चीजों को आप इतना लाइट नहीं लें, सीरियस होकर
अपनी क्लासेस लें, आपके लिए सिर्फ 25 मिनट के लिए लेक्चर सुनना होता है, लेकिन उस 25 मिनट के लेक्चर को बनाने में आपके टीचर्स की बहुत एफर्ट लगती है। तो वो जब फ्रूटफुल नहीं होती तो फिर उस काम को करने में उतना इंटरेस्ट नहीं रहता। तो अब जरा मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि प्लीज इस चीज को सीरियस लें। टाइम आपके पास बहुत शॉर्ट है, हार्डली 1 मंथ है, हार्डली मुश्किल 1 महीना है आपके पास। तो इस 1 महीने में आप मेरा ख्याल से वली तो बन नहीं जाओगे हर चीज के लिए। तो जितना पढ़ सकते हो, कम से कम जितना परफॉर्म कर सकते हो उतना तो परफॉर्म करो। स्टार्ट में कुछ बच्चे एक्टिव थे, इलियास, तलहा और 2-3 बच्चे थे जो एक्टिव थे, रिस्पॉन्स दे रहे थे, बट अभी के लिए फिलहाल कोई बच्चा कोई रिस्पॉन्ड नहीं देता। जस्ट उबैद है या यूसुफ है या फहद है, ये 2-3 बच्चे हैं ऐसे जो कि टाइमली अपनी असाइनमेंट्स, अपनी अटेंडेंस मार्क करवा रहे हैं। इसके अलावा मेरे पास किसी और बच्चे का कोई एक्टिविटी परफॉर्म हुई भी नहीं मौजूद। चलें, ये तो बातें हर लेक्चर में मेरे ख्याल से होती रहेंगी, लेकिन इसका असर आप पे नहीं होना। अपना लेक्चर आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंस के बाद हमने नेक्स्ट स्टडी किए थे टाइप्स ऑफ एवेपोरेटर्स। Evaporators are divided mainly into 3 groups: natural, forced and film evaporator. Natural circulation evaporator and forced circulation evaporator. Natural circulation evaporator and forced circulation evaporator. Third one is the film evaporator. जो नेचुरल है उसकी 3 टाइप्स हैं: इवेपोरेटिंग पैन्स, इवेपोरेटिंग स्टिल एंड शॉर्ट ट्यूब इवेपोरेटर। इसमें हमने 2 ही डिटेल में स्टडी किए थे जो हम मोस्टली यूज करते हैं, दैट आर इवेपोरेटिंग पैन्स एंड इवेपोरेटिंग स्टिल। जो शॉर्ट ट्यूब है उसका हम इतना यूजेज नहीं है, तो इसलिए हम उसको नहीं यहाँ पर ऐड करेंगे, बट क्लासिफिकेशन में आप अगर लिखोगे तो बेहतर है, एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं। तो 3 टाइप है नेचुरल सर्कुलेशन एवापोरेटर की। आई थिंक पहले आपको 2 मेंशन करवाई थी, तो वहां आप 3 लिखेंगे। अब शॉर्ट ट्यूब एवापोरेटर को भी ऐड करेंगे, अपने नोट्स में भी ऐड कर लें इस पॉइंट को, और अपने लेक्चर रजिस्टर पर भी नोट डाउन करें इस पॉइंट को, शॉर्ट ट्यूब एवापोरेटर। ये पहली चीज है जो आपके नोट्स में, आपके लेक्चर में मौजूद नहीं थी, तो ये मैंने यहां पर ऐड की है। क्लियर हो गया? देन फोर्स्ड एवापोरेटर एंड फिल्म एवापोरेटर। फिल्म की आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं: वाइप्ड फिल्म एवापोरेटर, या दूसरा नाम हमने लिखा था रोटरी फिल्म एवापोरेटर, एंड द सेकंड वन इज लॉन्ग ट्यूब एवापोरेटर। एमसीक्यूज में कैसे पूछ सकते हैं कि शॉर्ट ट्यूब एवापोरेटर इज द एग्जांपल ऑफ डैश, फिल्म एवापोरेटर, नेचुरल एवापोरेटर या फोर्स्ड एवापोरेटर। तो किसकी एग्जांपल है शॉर्ट ट्यूब? नेचुरल की। और लॉन्ग ट्यूब किसकी एग्जांपल है? फिल्म एवापोरेटर की। समझ आ गई बात? या पूछ सकते हैं क्लाइंबिंग फिल्म एवापोरेटर इज द एग्जांपल ऑफ, या इज अ टाइप ऑफ डैश डैश एंड डैश, जिसमें शॉर्ट ट्यूब एवापोरेटर, लॉन्ग ट्यूब एवापोरेटर, रोटरी एवापोरेटर। तो उसमें एग्जांपल में आंसर क्या हो जाएगा आपका क्लाइंबिंग फिल्म के लिए? लॉन्ग ट्यूब एवापोरेटर। क्लियर हो गया? लॉन्ग ट्यूब एवापोरेटर, क्लाइंबिंग एंड फॉलिंग फिल्म, ये सारे के सारे आपके एग्जांपल में आ जाएंगे फिल्म एवापोरेटर की। वाइप्ड और रोटरी एक है, लॉन्ग ट्यूब दूसरी एग्जांपल है। फर्दर लॉन्ग ट्यूब को क्लासिफाई किया है क्लाइंबिंग एंड फॉलिंग फिल्म में। क्लाइंबिंग एंड फॉलिंग, इन दोनों का हमने देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर असेंबली ऑफ सेपरेटर, जो सेपरेटर लगा होता है उसकी असेंबली अगर ऊपर की तरफ होगी तो नाम क्या होगा, नीचे की तरफ असेंबली होगी तो नाम क्या होगा, उस बेस पर हम इन दोनों को स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट अब हम स्टडी करेंगे नेचुरल सर्कुलेशन एवापोरेटर्स को, जिसका वर्किंग प्रिंसिपल है द मूवमेंट ऑफ द लिक्विड रिजल्ट्स फ्रॉम कन्वेक्शन करंट सेटअप बाय हीटिंग प्रोसेस। बेसिकली हीटिंग प्रोसेस से जो कन्वेक्शन करंट सेटअप होते हैं
उसके नतीजे में नेचुरल सर्कुलेशन जो है वो परफॉर्म होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास कि व्हाट इज कन्वेंशन करंट। इस कन्वेंशन करंट को आप लोग नोट डाउन करेंगे। द प्रोसेस इन विच द हीट मूव्स थ्रू अ गैस और लिक्विड एज अ हॉटर पार्ट राइजेस एंड कूलर पार्ट सिंक्स। किसी चीज को हम गर्म करते हैं, पानी गर्म करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप देखते हो पानी जो है जैसे जैसे गर्म होता जाता है ऊपर की तरफ आता जाता है और ठंडा पानी नीचे की तरफ मूव करता जाता है। बेसिकली वो पानी मूव नहीं कर रहा होता, वो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं। कूलर पार्ट सिंक्स यानी नीचे की तरफ चला जाता है और हॉटर पार्ट राइजेस अप इन कन्वेंशन। क्लियर हो गया? या आप इस तरह भी देख सकते हो, जब बॉयल होने लगती है कोई चीज, फॉर एग्जाम्पल चाय है या आपके पास दूध है, बॉयल होने लगता है तो आप देखते हो साइड से वो ऊपर की तरफ आता है। कभी ऐसा नहीं होता कि वो नीचे की तरफ ही मूव किए जा रहे हैं। उसकी जो साइड्स हैं जो हमारे पैन के साथ लग रही हैं, वहां से जो है हमारा लिक्विड वो ऊपर की तरफ मूव करता है और सेंटर में जाकर गिरता है। ऐसे ही वो बबल जो है नीचे से ऊपर आते हैं और फिर नीचे जाते हैं। ये वही चीज बता रहे हैं कन्वेंशन की कि हॉटर पार्ट अब ऊपर की तरफ आ रहा है, कूलर पार्ट जो बाहर दरमियान में ठंडा एरिया था वो नीचे की तरफ सिंक कर जाता है। दैट इज कॉल्ड कन्वेंशन। क्लियर हो गया? इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास evaporating pans. On a manufacturing scale, the liquid extract containing water are evaporated in the open pan. जो एक्सट्रैक्ट्स होते हैं उनको ओपन पैन के अंदर हम evaporate करते हैं बेसिकली, तो that pans are called evaporating pans. कंस्ट्रक्शन में इसकी आप लिख सकते हो, थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें लिखने का तरीका, बट चीजें वही हैं जो आपने अपने लेक्चर में लिखी हैं। तो इसमें आप कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हो, इट कंसिस्ट ऑफ अ शैलो पैन, अ स्फेरिकल शैलो पैन कंसिस्टिंग ऑफ द मटेरियल, जो कि कॉपर का हो सकता है, स्टेनलेस स्टील का हो सकता है, इसके अलावा एल्यूमिनियम क्या हो सकता है, इनेमल्ड आयरन, ये एडेड दोनों नाम है, एल्यूमिनियम एंड इनेमल्ड आयरन। ऐसा आयरन का मटेरियल जो ऊपर से उसको लेयर किया गया हो किसी चीज से। और इसके अलावा इसमें स्टीम जैकेट होती है जो हेमिस्फेरिकल शेप गिव्स द बेस्ट सरफेस और वॉल्यूम रेशियो फॉर हीटिंग एंड लार्ज एरिया फॉर डिसएंगेजमेंट ऑफ वेपर्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एप्लीकेशन के तौर पर है कि हम क्यों यूज करते हैं हेमिस्फेरिकल। स्फेरिकल होता है गोल, हेमिस्फेरिकल मतलब उस गोल दायरे को आप आधा कर दें तो वो हेमिस्फेरिकल बन जाएगा। क्यों यूज करते हैं हेमिस्फेरिकल, हम सर्कुलर क्यों नहीं यूज कर लेते? तो इसकी रीजन है कि हेमिस्फेरिकल एक अच्छी रेशो देता है, एक अच्छा वॉल्यूम देता है, लार्ज एरिया देता है वेपर्स को एवेपोरेट होने के लिए। ये देख सकते हो आप, इट इज हेमिस्फेरिकल। अगर ये पूरा ऊपर से भी कंप्लीट होता तो दैट इज अ स्फेरिकल। इसका एडवांटेज, दे आर सिंपल, इजी, चीप टू कंस्ट्रक्ट, क्लीनिंग आसान होती है, स्टेयर करना आसान होता है। डिसएडवांटेज इसके थोड़े से मैंने ऐड किए हैं, इसमें कुछ आपके पहले वाले ही हैं, कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं जिसमें द होल ऑफ द लिक्विड इज हीटेड ऑल टाइम विच में लीड टू डीकम्पोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स। ये पॉइंट मैंने आपको लिखवाया है, डीकम्पोजिशन हो जाएगी कंपोनेंट्स की। ऑन द इवेपोरेटिंग सरफेस फॉर्म इज रैपिडली फॉर्म्ड। सरफेस के ऊपर एक फॉर्म बन जाता है विच डिक्रीजेज द एवेपोरेशन। द सॉलिड में बी डिपॉजिटेड एट द बॉटम विच मेक द स्टीयरिंग नेसेसरी। जब हम किसी चीज को उबाल रहे होते हैं तो आप देखते हो वो सतह के ऊपर उसके एक तय आ जाती है। मिल्क की ही हम कॉमन एग्जांपल लें तो मिल्क की सरफेस पे एक क्रीम की लेयर आ जाती है, पतली सी तय आना शुरू हो जाती है, उसकी वजह से एवेपोरेशन कम होती है। अगर आप उस तह को हटाएं तो आप देखेंगे फौरन से वेपर्स बाहर की तरफ आएंगे। अगर वो तह ना हटे तो एवेपोरेशन नहीं होती। लेकिन हम उसे, यही रीजन है कि मुसलसल जब ये आप बाहर होटलिंग में, होटल्स में देखो चाय वगैरह जहां बनती है तो वहां वो मुसलसल एक बड़े सारे पतीले में
दैट इज ऑल्सो अ हेमीस्फेरिकल शैलो पैन। बड़ा आप आसानी से इसकी एग्जाम्पल देख सकते हो, मुसलसल वो हिला रहे होते हैं उस चीज को, वो जो मिल्क होता है उसको मुसलसल हिला रहे होते हैं और आप देखते हो ऊपर भाप निकल रही होती है। अगर वो ना हिलाएं तो ऊपर वो जो मलाई की तह आ जाती है उसकी वजह से इवेपोरेशन नहीं होगी, पानी रिमूव नहीं होगा। पानी रिमूव नहीं होगा तो वो जो हमारे पास मिल्क है वो कंसंट्रेट नहीं करेगा, वो गाढ़ा नहीं होगा। तो वो गाढ़ा करने के लिए चीजों को मुसलसल हिलाते हैं, इस वजह से स्टिरिंग लाजमी हो जाती है। और जब वो हिलाते हैं तो बॉटम पे नीचे की तरफ सॉलिड डिपॉजिट नहीं होता। इट इज यूज्ड ओनली फॉर एवेपोरेटिंग एक्वस और थर्मोस्टेबल लिक्विड एक्सट्रैक्ट। ऐसे एक्सट्रैक्ट जो हीट स्टेबल हों, सिर्फ उनके लिए हम इस मेथड को यूज करते हैं। कैन नॉट बी यूज फॉर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल। अल्कोहल वगैरह के लिए हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये डिसएडवांटेज इसकी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपने नोट डाउन करना है और याद करना। मेरा ख्याल इनको कोई मुश्किल नहीं होगा। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, आप थोड़ा अपने जो दिमाग है उस पर जोर डालेंगे तो आपको सारी पॉइंट समझ में आ जाएंगे। अगर नहीं आते तो आप एक गिलास घर में दूध का लें, उसको अपने पैन में डालें और देखें कि किस तरह वो लेयर आती है। उस लेयर में से क्या वेपर्स बाहर उड़ रहे हैं, पहली चीज ये नोट करें। उसके बाद उस लेयर को, कि अगर लेयर बन रही है तो उस लेयर को आप रिमूव करें, ऊपर से किसी स्पून की मदद से आप उस लेयर को हटा दें और देखें कैसे वेपर्स फौरन से ऊपर की तरफ उड़ना शुरू हो जाते हैं। तो चीजें अगर आप प्रैक्टिकली कर लोगे ना तो आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी, आपको भूलेंगी नहीं वो। फिर आप बगैर हिलाए अगर थोड़ी देर उसको नहीं हिलाओगे और आप उस मिल्क को सेपरेट कर लो, आप देखोगे जब आप सेपरेट कर लोगे तो वो पैन के नीचे कुछ ना कुछ उसके जरात जमा होंगे, स्टिक कर जाएंगे। ये रीजन है कि स्टिरिंग लाजमी है हमें करना। क्लियर हो गया? ये डायग्राम आप देख सकते हो। देन एवेपोरेटिंग स्टिल, इसकी कंस्ट्रक्शन में सेम है, थोड़ा सा बस डिफरेंस है। इट कंसिस्ट ऑफ अ जैकेटेड एवेपोरेटिंग पैन। एक पैन होता है जैकेट की फॉर्म में, जैकेटेड होता है वो, जैकेटेड मतलब डबल लेयर्ड होता है वो, डबल लेयर्ड। यहां से आप देख सकते हो ये यहां से जैकेटेड है ये, और ये अपर सरफेस इज कनेक्टेड टू द कंडेंसर। द ओवरऑल असेंबली इज कॉल्ड स्टिल। द कवर इज क्लैम्प्ड यानी जुड़ा होता है विद द एवेपोरेटिंग पैन। एडवांटेज है धोना आसान होता है, क्लीनिंग आसान होती है, मेंटेनेंस आसान होती है। यूज्ड फॉर द सॉल्वेंट अदर देन वाटर, एथेनॉल यानी अल्कोहल के लिए हम स्टिल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पैन का इस्तेमाल हम अल्कोहल के लिए नहीं करते। ऑल द लिक्विड इज हीटेड ऑल द टाइम। द हीटिंग सरफेस इज लिमिटेड हीटिंग सरफेस होती है इसमें। अगर वर्किंग आप इसकी देखो तो इसकी वर्किंग में आप लिख सकते हो द डाइल्यूट लिक्विड इज फिट इनटू द स्टिल। लिक्विड इसके अंदर फिल करते हैं, कवर करते हैं, क्लैम्प्ड यानी बंद कर देना। स्टीम इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द जैकेट, यहां से स्टीम इंट्रोड्यूस करते हैं हम। एंड द लिक्विड इज इवेपोरेटेड एंड कंडेंस्ड इन द कंडेंसर। जो लिक्विड है वो इस कंडेंसर के अंदर आएगा और कलेक्ट हो जाएगा। द प्रोडक्ट इज कलेक्टेड थ्रू द प्रोडक्ट आउटलेट। फिर प्रोडक्ट आउटलेट को ये नीचे से हम यहाँ से अपना प्रोडक्ट जो है वो हासिल कर लेंगे। यहाँ आप ये देख सकते हो, यहाँ से प्रोडक्ट आउटलेट है, हीट यहाँ से जा रही है, स्टीम, ये पूरी जैकेट है, स्टीम गर्म होगी, ये अंदर इसके लिक्विड है, लिक्विड हीटअप होगा, लिक्विड जो है वो यहाँ से कंडेंसर में से रिमूव हो जाएगा और जो हमारी नीचे सॉलिड प्रोडक्ट रह जाएगी या कंसंट्रेटेड लिक्विड रह जाएगा वो हम यहाँ से हासिल करेंगे। देन फोर्स्ड एवेपोरेशन, टोटली सिमिलर टू evaporating pan, but the only difference is that we continuously agitate it by stirring with the glass rod. Natural circulation with some added form of mechanical agitation. इसके अंदर मैकेनिकल हम कोई ना कोई एजिटेशन परफॉर्म करते हैं, मैकेनिकली इसको हम एजिटेट करते हैं, हिलाते हैं। It has an evaporating pan in which the contents are agitated by stirring rod. In this liquid, a solution of pure substance in water. Liquid basically होता क्या है, एक solution होता है किसी pure substance का water के साथ, उसको हम enter कर देते हैं
and produce a turbulent flow. Turbulent flow आता है due to this vacuum pump. ये जो पंप हम एक ऐड कर रहे हैं, ये आप देख सकते हो, ये जो पंप है ये एक टर्बुलेंट फ्लो जनरेट करता है. इस एरो की मदद से आप ये जो नीचे की तरफ एरो, यहाँ से हम प्रोडक्ट अपनी हासिल करते हैं. ये आपका टेंजेंशियल इनलेट है. देन यहाँ से आप लिक्विड एंटर कर रहे हो इस पॉइंट से. यहाँ अपर वाली साइड से ये कंडेंसर के साथ जुड़ा हुआ होता है जो लिक्विड को रिमूव कर रहा होता है. ये पंप लगा हुआ है टू रिड्यूस द प्रेशर एंड प्रोवाइडिंग अ टर्बुलेंट फ्लो. सिंपल सी इसकी असेंबली है. रैपिड मूवमेंट अगर हो तो इम्प्रूव द हीट ट्रांसफर स्पेशली विद द विस्कस सब्सटेंसेस एंड मटेरियल दैट डिपॉजिट ऑन द सरफेस. विस्कस सब्सटेंसेस के लिए इसको हम यूज करते हैं. देन सुटेबल मेथड फॉर थर्मोलिबाइल मटेरियल. थर्मोलिबाइल के लिए ये बड़ा अच्छा प्रोसीजर होता है कि हम फोर्स्ड एवापोरेशन करें, फोर्स्ड सर्कुलेशन एवापोरेटर का इस्तेमाल करें. नेक्स्ट हमने जो स्टडी करना है कल, दैट वर फिल्म एवापोरेटर्स, जिसमें हम स्टडी करेंगे अपना रोटरी फिल्म एवापोरेटर और लॉन्ग ट्यूब एवापोरेटर. रोटरी एंड लॉन्ग ट्यूब एवापोरेटर. कोई क्वेश्चन हो, कोई पॉइंट हो समझ ना आए, आप लोग पूछ सकते हो. लेक्चर सारा वही है जो मैंने यहाँ ऐड किया है, वो साथ साथ आपको बताती गई हूँ. अल्कोहल का पॉइंट आपको मैंने ऐड करवाया है कि स्टिल जो है अल्कोहल के लिए यूज होता है लेकिन पैन अल्कोहल के लिए यूज नहीं होता. क्लियर हो गया. कुछ और पॉइंट्स मैंने जो आपको मेंशन करवाए हैं आप अपने नोट्स पर और अपने लेक्चर रजिस्टर्स के ऊपर ऐड करोगे उन पॉइंट्स को. ये एमसीक्यूज के अंदर मैंने मेंशन करने हैं पॉइंट्स जो मैं आपको यहाँ पर ऐड अप करवाए. क्लियर हो गया. तो कल हम स्टडी करेंगे अपना लास्ट टॉपिक दैट इज फिल्म एवापोरेटर. और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह फिर अपना चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे दैट वुड बी, पहले हम स्टडी करेंगे रियोलॉजी को. एक दिन में आई थिंक ओवर हो जाएगा. बहुत सिंपल सा चैप्टर है. ये मैं इस पर चाह रही हूँ कि आपको करवा दूं ताकि आप जो विस्कोमीटर है उसको देख सको कि विस्कोमीटर कौन सा है और कैसे वर्क करता है. और देन हम अपने मेजर टॉपिक की तरफ आएंगे दैट वुड बी कंप्रेशन. क्लियर हो गया. कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो. अपनी अटेंडेंस मुझे काइंडली आप लोग टाइमली मार्क करवा देंगे. टाइमली मुझे अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दें ताकि मैं अटेंडेंस आपकी साथ ही लगा दूं. जैसे ही आप ये लेक्चर सुने मुझे साथ साथ मार्क करवा दें. कल अब कुछ बच्चे मुझे सुबह 8 बजे 9 बजे 10 बजे अटेंडेंस मार्क करवाते हैं, तो इस तरह नहीं करें आप. आज की अटेंडेंस, आज शाम तक का आपके पास टाइम है, मुझे अटेंडेंस अपनी मार्क करवा दें. शाम तक का टाइम इसलिए आपको दिया है कि आपकी और क्लासेस भी हैं, आपने वो भी लेनी है. जूम पे क्लास होगी वो आप लेंगे 12 बजे के बाद, तो इसलिए आपको टाइम मैंने ज्यादा दिया है कि आप लोग प्रॉपर लेक्चर अपना नोट करेंगे. क्योंकि आप अटेंडेंस लगवाएंगे तो हो सकता है मैं आपसे पूछ लूं कि आपने ये चीजें नोट डाउन की हैं, तो मुझे आप उसका स्क्रीनशॉट भेजें. इसलिए सीरियस होकर लेक्चर नोट करें. दोपहर में अटेंडेंस लगवा दें, शाम में लगवा दें, रात में लगवा दें, वेन एवर यू फील इट इजी, बट अटेंडेंस मार्क करवाएं, अदरवाइज यू विल हैव टू पे योर फाइन एंड आई विल कलेक्ट योर फाइन फॉर श्योर. इस चीज को मैं मेक श्योर करूंगी कि मैं अपने सब्जेक्ट की अटेंडेंस जो मैं आपसे लगवा रही हूं, मैं इस चीज को मेक श्योर करवाना चाहती हूं कि आप मुझे अटेंडेंस लगवाओगे और अपना लेक्चर नोट डाउन करोगे. कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.